तो हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे थे इससे पहले। जैसे कॉलीफ्लोरस बियरिंग होती है ना, तने पे ट्रंक पे फ्रूटिंग होती है, इसको कॉलीफ्लोरस बियरिंग कहते हैं। तो इसके अंदर कॉलीफ्लोरस बियरिंग होती है जैक फ्रूट में, कोकोआ के अंदर, ऐसे करम्बोला वगैरह। आज का टॉपिक बहुत इजी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेडिक्स होता है ABCD में। ABCD इन चारों में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? स्पेडिक्स। तो अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। हाइपेंथोडियम होता है अंजीर में और पोमग्रेनेट के अंदर। ऐसा हमने पढ़ा। कल हमने पार्थेनोकार्पी के बारे में जो डिस्कस किया था, पार्थेनोकार्पी, उसके पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी जो है 3 तरीके की पार्थेनोकार्पी होती है। एक तो थी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, उसके एग्जाम्पल में क्या क्या था? बनाना, फिग, पाइनएप्पल। और एक होती है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, जिसके अंदर ब्रेड फ्रूट, लीची एंड ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप। और स्टेनोस्पर्मोकार्पी के अंदर क्या था? ग्रेप और सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग पहले से ही जानते हो। ये बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा टॉपिक है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक भी होता होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर टॉपिक है। देखो, धरती जो है वो है ऐसी गोलमाल। बोलो, ये है धरती और ये है गोलमाल। जब हम बड़े इंटरेस्ट से, बड़ी रुचि से इस अर्थ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि धरती कब बनी, कब धरती के ऊपर अलग अलग तरीके के जो है जीव आए, किस तरीके के। पहले डायनासोर भी थे, एक टाइम था मीसोजोइक पीरियड में, जुरासिक टाइम जो था उस समय डायनासोर। उससे पहले भी ट्राइसिक पीरियड था, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। मीसोजोइक पीरियड जो इपोक था, उसके अंदर कहते हैं 3 इपोक, पीरियड में 3 इपोक थे। जुरासिक, क्या कहते हैं इसको, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मीसोजोइक से पहले जो इपोक था उसको कहते हैं पेलियोजोइक, जिसके अंदर तो कार्बोनिफेरस और कई तरह की चीजें थी। मीसोजोइक का मतलब बीच वाला टाइम। उसके बाद में अभी जो चल रहा है इसको नियोजोइक या सीनोजोइक कहते हैं, जिसमें प्लास्टोसीन आप लोग पढ़ते हो, जीके पढ़ते नहीं अभी ये। तो जुरासिक के अंदर डायनासोर चरम पे थे। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर खत्म हुए। डायनासोर खत्म हुए और अपने तरीके के जीवों का चांस बढ़ने का, मतलब इस तरीके के पैदा होने के जो है वातावरण ऐसा सेट हुआ। करोड़ों साल लगे, एक दिन का नहीं। अभी आप धरती को देखोगे तो बड़ी सुंदर है। इस धरती पे कितनी बायोडायवर्सिटी है, कहीं पे किस तरीके के जीव जंतु है, कहीं समुद्र है तो वहां पे अलग तरीके की बायोडायवर्सिटी है, बड़ा अच्छा है। अमेजन के फॉरेस्ट है, कई तरीके के धरती के ऊपर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आप लोग इकोलॉजी पढ़ते होंगे, तो कई तरीके की डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एटसेट्रा। कई प्लांट भी होते हैं, कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई तरीके के और भी जीव जंतु जानवर होते हैं अनसेंट। भगवान ने, या तो इसको भगवान ने बनाया सिस्टम, या बनाया नेचर। या तो साइंस है इसके पीछे, या है भगवान। ना साइंस वालों को पता है कंप्लीटली कि इसके पीछे साइंस है, ना ही भगवान को मानने वाले लोगों को पता है कि वास्तव में इसके पीछे भगवान है क्या। क्योंकि ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है, तो इस ब्रह्मांड को कौन जानता है, पता ही नहीं कितना बड़ा है। एक क्लास लूंगा उसमें हम बात करेंगे इस पे। इसके ऊपर कोई भी जीव हो, भगवान ने या प्रकृति ने उसको 2 चीजें दे रखी। एक तो उन्होंने फीडिंग की व्यवस्था कर रखी है, और एक भगवान ने ब्रीडिंग की व्यवस्था कर रखी। मतलब कोई भी जीव है वो ये 2 काम आसानी से करता है, इसके लिए भगवान ने सुविधा कर रखी, नेचर ने इसको सेट कर रखी। फीडिंग का मतलब खाने की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई भी प्रजाति हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर कोई जीव जंतु, सबके लिए एक सिस्टम बना हो। ब्रीडिंग की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक हो जाती। सभी जीव जंतु अपने जैसा नया प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, और चाहे एनिमल हो चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। और ये ब्रीडिंग की प्रक्रिया कभी किसी को सिखानी नहीं पड़ती। किसी कभी भैंस को या किसी को ये सिखाना नहीं पड़ता कि अपने जैसे कैसे पैदा करते हैं। कभी किसी पांडे को सिखाना तो पता कैसे पैदा करते हैं। सिमिलरली कभी इंसान को भी ये नहीं सिखाना पड़ता कि अपने जैसे जीव कैसे पैदा करते हैं।
सेल्फ लर्न प्रोसेस है ये सब। अब जब सभी जीवों की ये खासियत है कि अपने जैसा पैदा कर लेता है, तो प्लांट भी उनमें से एक है। तो प्लांट जो होते हैं, जितने भी प्लांट्स, वो भी अपने जैसा प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, करते नहीं करते हैं इस तरीके से। अब जैसे कोई भी प्लांट है, इस प्लांट के पास में अपने जैसा प्रोडक्ट वापस नया पैदा करने के दो ऑप्शन है। एक तो ये सीड के थ्रू फ्रूट लगेगा, और फ्रूट से जो सीड बनेगा उस सीड से नया प्लांट जो है बन जाएगा। एक प्रक्रिया तो ये, या प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे ये प्रोपेगेट करेगा, वेजिटेटिव पार्ट। अगर कोई भी प्लांट सीड से प्रोपेगेट करता है तो उसे हम लोग सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्रोपेगेशन। अगर कोई भी प्लांट किसी भी वेजिटेटिव मीन्स से इसका प्रोपेगेशन होता है तो उसे हम लोग एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कह दो, चाहे इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह दो, एक ही बात। प्लांट का पार्ट कोई स्टेम भी हो सकता है, कोई लीफ हो सकती है, कोई राइजोम हो सकता है, कोई और प्लांट का पार्ट हो सकता है। किसी भी प्लांट पार्ट से जो है अगर प्रोपेगेशन हो रहा है तो ऐसा हो। इसमें कई तरीके की बातें ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए। सीधा सीधा कहें कि भाई प्रोपेगेशन कहते किसको है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज प्रोपेगेशन। तो प्लांट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वही तो प्रोपेगेशन है। अगर वो सीड से हो रहा है तो उसको तो हम लोग कहते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन। अगर वो सीड से हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल। ऐसा हमने अभी पढ़ा। और अगर वो प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव को ही हम लोग असेक्सुअल प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इसके बारे में जितने अंतर पढ़े उतने कम, कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। सेक्सुअल प्रोपेगेशन के अपने अपने एडवांटेज है, अपने डिसएडवांटेज। असेक्सुअल प्रोपेगेशन के भी अपने फायदे अपने नुकसान, इसके अपने फायदे अपने इसके। अब आप लोग अगर किसी सीड से प्रोपेगेट करते हो तो इसका फायदा यह है कि आपको पॉली एम्ब्रियोनी का फायदा मिलता है। किसका मिलता है बच्चों? पॉली एम्ब्रियोनी। हमने पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ी थी उस दिन कि एक ही बीज से एक से ज्यादा पौधे उग जाते हैं, या एक सिंगल सीड के अंदर अगर मल्टीपल एम्ब्रियो है तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिट्रस, नींबू वर्गीय फल सबसे बेस्ट, आम की साउथ इंडियन वेराइटीज, एंड जामुन। मैंने जामुन आम लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी तो अपने घर के आदमी हो। बोलो मैंगो एंड जामुन को तो जामुनीस कहते हैं। बोलो इंडियन ब्लैकबेरी। जामुन को अपन इंडियन सीजीजियम क्यूमिनाई नाम होता, मिर्टेसी फैमिली। तो पॉली एम्ब्रियोनी का फायदा कब मिला? जब बीज काम मिले। तो बीज काम मिले, अगर आप किसी ब्रांच से कटिंग से कलम से कर देते तो बीज का फायदा नहीं मिलता इसको, तो ये इसका फायदा है। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। दुनिया में डाइवर्सिटी आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप सीड से प्रोपेगेट करते हो तो ये जो है डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, यानी कि इट इंड्यूसेस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि जो बीज से प्रवर्धन होता है तो उसमें डाइवर्सिटी का मेरा यूं तात्पर्य है कि जैसे ये कोई भी प्लांट है, ये हमने प्लांट लिया है, इस प्लांट को हम एक वैरायटी दे देते हैं। ये गुआवा का प्लांट है। किसका है? गुआवा का प्लांट की एक वैरायटी जिसका नाम है ललित। क्या है? ललित। गुआवा की जो ललित वैरायटी होती है उसके अंदर से रेड फ्लेश होता है, गुआवा को काटते लाल निकलता अंदर से। अब हमने ये पौधा देखा, बड़ा प्यारा पौधा है, बड़ा अच्छा है। पौधा भी बड़ा नहीं है, ड्वार्फ, ठीक ठीक बड़ा है। सीड मतलब फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्लेवर अच्छा है, अंदर से रेड कलर, टेस्ट सब अच्छा है। हम ये चाहते हैं यार ऐसे पौधे तो बहुत सारे तैयार हो जाए तो मजा आ जाए। हम ये चाहते हैं कि इससे के जैसे पौधे, जैसे गुआवा की ललित वैरायटी का कोई प्लांट है, ऐसे के बहुत सारे पौधे तैयार करें। तो एक ऑप्शन तो बीज। अब अगर आप बीज से पौधे तैयार करोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पौधा उगेगा वो सेम टू सेम इस मदर प्लांट के जैसा होगा, क्योंकि उसमें बाहरी वातावरण से डाइवर्सिटी आ जाती है।
पोलन ग्रेन इधर उधर जाते हैं तो नेचर से डाइवर्सिटी आ जाती है। तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। अब अगर आप ऐसा पौधा इससे कलम से कटिंग से तैयार करते हो, लेयरिंग से तैयार करते हो, या फिर टिश्यू कल्चर से प्लांट तैयार करते हो इसी पौधे के, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जो प्रोजेनी बनेगी या फिर जो नए पौधे बनेंगे वो सेम टू सेम कैसे होंगे, मदर प्लांट के जैसे होंगे। तो ये जो है ये डाइवर्सिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो जो है इट रेस्ट्रिक्ट्स डाइवर्सिटी, यानी कि ये डाइवर्सिटी को कम करता है। और इसमें जो आपके प्रोजेनी बनती है तो प्रोजेनी इज जो है बिल्कुल सिमिलर होती है मदर प्लांट के जैसी। तो हम लोग शॉर्टकट में अगर इसको लिखें तो जो प्रोजेनी होती है वो होती है आपकी ट्रू टू टाइप। ये शब्द याद रखना, ट्रू टू टाइप। बच्चे लोग, ट्रू टू टाइप का मतलब होता है मदर प्लांट के जैसे का जैसा, अर्थात एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर ट्रू टू टाइप टू देयर मदर प्लांट्स। यानी कि इससे जो पौधे तैयार होते हैं एक तरीके से क्लोन होते, क्या होते हैं, क्लोन। इसको आप क्लोन कह दो, कोई इसमें दो राय नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोन। यानी कि जैसा मदर प्लांट है वैसे इसकी प्रोजेनी होती है। जैसे कोई भैंस, मुर्रा भैंस, अब मुर्रा भैंस बहुत अच्छी, अब मुर्रा भैंस दूध बड़ा अच्छा देती है, भैंस का रंग बड़ा अच्छा होता है, ब्लैक गोल्ड, एकदम ब्लैक, जेड ब्लैक, सींग भी बड़े प्यारे होते हैं, गोल्ड मार। किसी को मार भी दे पीछे से तो यूं नहीं भाई सींग किसी के पीठ में घुस जाएगा, ऐसा सींग से नुकसान नहीं होता, गोल्ड माल सींग होता। दूध भी अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा, पेट अच्छा। हम ये चाहते हैं ऐसी कैसी बहुत सारी भैंसें हो तो ठीक, अच्छा अच्छी कोई भैंस है, हम चाहते हैं ऐसी गुण वाली कोई भी और भैंसें तैयार कर। अब सेम भैंस तैयार करने के दो तरीके, एक तो पाडा पाडी वाला ऑप्शन, किसी पाडा वाले नाथूलाल के पास ले जाओ, 500 रुपया दो और पाडा पाडी वाली प्रोसेस करो, एक ऑप्शन तो वो। एक ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी सेक्सुअल है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जो होता है वो भी तो सेक्सुअल है, तो उसमें भी तो आप स्पर्म को इंसेक्ट कर रहे हो, तो वो भी सेक्सुअल है। तो उसमें अगर कोई पाडा पाडी जो जन्मेगा उसमें डाइवर्सिटी आएगी, वो अपने मदर के जैसा नहीं होगा, इस गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप क्लोन तैयार करते, जैसे प्रथमा, गरिमा, आपने देखा हो प्रथमा, डोली बेड, ये सभी क्लोन है। तो ये एसेक्सुअली हमने इनको तैयार किया है इन विट्रो। इससे इस बात की पूरी गारंटी होती है कि जो भैंस है वो सेम टू सेम अपने मदर के जैसी होगी, नहीं जो प्रोजेनी बनी जो प्रथमा है उसकी माँ के जैसी। मतलब एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली की प्रोसेस होती है, इनमें प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रू टू टाइप होते हैं अपने मदर प्लांट के जैसे, जबकि इधर डाइवर्सिटी होती है। आगे बढ़े, और क्या क्या फर्क होता है। ये जो होते हैं जो बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो जो बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उनके प्रति सीडलिंग प्लांट्स जो होते हैं, बीजू पौधे होते हैं, ये होते हैं आपके टॉलरेंट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, टॉलरेंट। और ये होते हैं सेंसिटिव या ससेप्टेबल। सेंसिटिव, इसको आप ऐसे समझो, दो पौधे आपको दिख रहे हैं क्या, इधर दो पौधे दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ही नहीं दिखेंगे कहां से। दो पौधे ऐसे, एक तो ये है और एक ये है, ये दो प्लांट। इस पौधे को तो मैंने बीज से उगाया है इसको, और इसको मैंने कलम से उगाया है, कटिंग से। ये तो सीडलिंग प्लांट है, वो आपका अलग से। तो जो बीज से पौधे तैयार होते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस को झेल सकते हैं, सहिष्णु होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। कोई रोग बीमारी आई तो पहले इसको नहीं लगेगी, पहले उसको लगेगी। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब कोई भी पैथोजेनिक फैक्टर, अबायोटिक का मतलब कोई नॉन पैथोजेनिक फैक्टर, या फिर नॉन पैथोजेनिक जो भी होती चीजें। तो कोई भी रोग बीमारी पहले इसको नहीं लगेगी, इसको लगेगी। अर्थात ये तो होते हैं सेंसिटिव नहीं टॉलरेंट, और ये होते हैं सेंसिटिव या ससेप्टेबल।
इतना फर्क होता है जैसे किसी शहरी क्षेत्र के लड़के मेरे गांव के लड़के में होते। गांव के लड़का देसी देसी का ना, देसी देसी, तो देसी कोई कमजोर चीज थोड़ा होती, देसी का लेवल होता। अब देसी का लेवल ये होता है कि जैसे गांव में कोई छोटा बच्चा होता है, वो जो पैदा होता है और उसके बाद में मम्मी लोग उसकी देख रेख करते हैं गाँव में, इतना ध्यान नहीं देते। का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो किधर जा रहा है, घूम रहा, नंगे घूम रहा गाँव में इधर उधर, ऐसे कोई ध्यान नहीं। शहरी क्षेत्र में मम्मी बड़ी देख रेख करते, बेटा इधर आ, बेटा उधर आ, बेटा उधर आ। गाँव के मेरे से बेटा बेटा नहीं कहते हैं, छोटे बच्चों अटके मौके कहते हैं, जब पूरे दिन से रो रहा है मान नहीं रहा तब कहते हैं बेटा रो क्यों रहा है। तो इधर उधर घूमता रहता है, तो वो क्या है कि सभी तरीके की एटमोस्फेयर में सेट रहता है। गालियां निकालना सीख जाता है गाँव का लड़का स्टार्टिंग अर्ली स्टेज से। अब शहरी क्षेत्र में कोई गाली निकालता तो वो रुक भी जाता। शहरी क्षेत्र के बच्चे कोई गाली निकाल रहा है उसको यूं कह दो बेटा ऐसा नहीं करते, तो वो रुक भी जाते। गाँव के लड़के तो गाली मत निकाल, तो हूँ निकालता दो, होता नहीं होता ऐसे। और गांव का लड़का ऐसे मौके पे कई बार गाली निकालता है, जैसे अपने कोई भी संतान मान लो, तुम्हारे कोई परिवार में कोई छोटा बच्चा, वो कहीं से गालियां सीख जाता, तुमने देखा हो, तो निकालता रहता है। अब कोई रिश्तेदार आया हुआ घर पे, हम ये चाहते हैं कम से कम ये इस मौके पर तो नहीं निकाल, तो हम रिश्तेदार के मौके पर बड़ाई करते हैं बहुत बार कि हमारा बच्चा ऐसा है, होशियार है, होशियार है। अब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों से प्यार भी करते हैं, आजा आजा बेटा आजा आजा, नहीं आता तो जबरदस्ती ले लेते हैं उसको। अब जबरदस्ती ले लेते हैं, जिसने जो सीखा हुआ है वो उसी टाइम पे परोस लेते। ऐसे मौके पे क्या करवाता। कहने का मतलब कॉलेज में भी ऐसा होता है, जो जो अच्छी परवरिश के गांव के लड़के होते हैं, अच्छी परवरिश, वो शहरी वातावरण में या विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं, सुसाइड के केस ज्यादा आते हैं। देसी जो होते हैं पौधे या बीजू टाइप में, जो गांव का बिल्कुल देसी लड़के, जो उन्होंने सब माहौल देखा है, कोई गाली निकाल दे, कोई कूट दे, फटकार दे, तो उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहरी क्षेत्र के लड़के अच्छी परवरिश में बड़े हुए लड़कों की दिक्कत रहती, यह है अंतर। तो जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं ये बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकते हैं, वो होते हैं ससेप्टेबल होते हैं, नहीं कर सकते, रोग बीमारी ज्यादा लगती है। इसी प्रकार से बच्चों हम बात करें क्रॉप इंप्रूवमेंट की, तो जो हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट यानी कि फसल सुधार या कोई भी नई वैरायटी डेवलप करने की बात हो, फसल सुधार में वो सब चीजें आ गई। फसल सुधार आप कब कर पाओगे, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे ज्यादातर, है कि नहीं। यानी कि अगर आप लोग फूल का सहारा लोगे तभी तो नई वैरायटी डेवलप होगी। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं। इसमें जनरली क्रॉप इंप्रूवमेंट हम लोग उतना अच्छा तरीके से नहीं कर सकते। आपको कोई दो वैरायटी के बीच में क्रॉस कराना है, तो ए बी और वैरायटी के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे, मान लो कि टमाटर है, ये टोमेटो है, तो तुम लोग ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ते हो। जैसे टमाटर की एक किस्म है जिसका नाम है हिसार ललित, क्या है ये, एक निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी। एक वैरायटी और है उसमें जिसका नाम है पूसा 120, वो भी निमेटोड रेजिस्टेंट। इन दोनों वैरायटी के बीच में हमने जब क्रॉस कराया, तुम अभी एमएससी में जाओगे तो क्रॉस ही कराते रहना, कहीं अच्छी जगह यूनिवर्सिटी एमपीयूटी में आगे तो भी यहाँ पे ये ग्लेडुलस के अंदर क्रॉस कराते रहते हैं आए दिन। वो सर है यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण जी, तो वो उनके स्टूडेंट होते हैं, वो क्रॉस कराते रहते हैं, ग्लेडुलस के पराग कणों को पकड़ा इधर से उधर इधर से उधर कराते रहते हैं पूरे दिन। तो अब इसमें क्या करते हैं, तुम्हें पढ़ा तुमने कि जैसे ये इन दोनों किस्मों के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, ये दोनों सेम टोमेटो की वेराइटी, तो तुमने पढ़ा है ये कि जब ये इमेच्योर होते हैं दोनों, तभी इसको हम एज ए मेल का एज ए फीमेल काम में ले रहे हैं, इसको एज ए मेल काम में ले। तो हम क्या करते हैं, फीमेल के अंदर नर क्या काम है, फीमेल के अंदर नर किसी काम का नहीं, तो हम इमेस्कुलेट कर देते हैं। इमेस्कुलेट कर देते हैं क्योंकि नर तो होते बदमाश, कभी भी कोई एरर हो सकती है, तो इसको टोपी पहनाना भी जरूरी है फीमेल। तो फीमेल को हम लोग बेगिंग कर देते, तो इस पर कोई भी एलियन और फॉरेन पोलन ग्रेन नहीं आ सकता। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं बढ़िया तरीके से, जब ये आपका फूल मेच्योर हो जाता है, हम इसके पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर लेते हैं डब्बे के अंदर। ये कलेक्ट कर लिया, ये डब्बा है। अब हम फीमेल के पास में आएंगे, जब ये मेच्योर है तो हम इस टोपी को हटाएंगे, और हमने ये मेरे हाथ में सॉफ्ट ब्रश होता है, छोटा सॉफ्ट ब्रश, उससे लेकर के इसके ऊपर पोलन ग्रेन को छिटक देंगे। एक बार में नहीं छिटके, 2 बार, 2 दिन बाद के ब्रेक के बाद वापस पे करना है, फिर वापस इसको टोपी पहनाना जरूरी।
ये क्रॉस हो गया। अब इसके अंदर जो बीज बन गए ये F1 हाइब्रिड है कि नहीं, तो ये बीज बनेंगे F1 हाइब्रिड, ये संकरण हो गया। हम संकरण कब करा पाए, जब हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन की हेल्प ले रहे हैं, सेक्सुअल ऑर्गन की हेल्प ले रहे हैं। उधर कलम से कलम को अड़ाओगे क्या, क्या करोगे, कर थोड़ी सकते हैं। द क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड न्यू वेराइटीज जो है हम डेवलप करते हैं वो सेक्सुअल प्रोपेगेशन से ही संभव होता है। वो तो इसका अच्छा फायदा है और इसका अच्छा नुकसान, नुकसान का मतलब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आगे बढ़ रहे, ये तो हमने बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ी। अब और क्या फर्क रहता है बच्चों, और होता है लॉन्ग जुवेनाइल फेज, लॉन्ग जुवेनाइल फेज। सेक्सुअली प्रोपेगेटेड जो प्लांट्स होते हैं, सीडलिंग बीजू पौधे होते हैं, उनकी जुवेनाइल फेज लंबी रहती है। जुवेनाइल फेज किसको कहते हैं, पहली बार फल आना। आपने देखा होगा कि जो बीज से पौधे तैयार होते हैं उनमें पहली बार फल आते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद। गांव में देखा होगा आप, तुम लोग सुन रहे हो क्या, लड़के उसमें मत देखो ना, मैंने कहा उसमें देखो ही मत, अब उसमें मत देखो, मैं क्यों देखो तब देखो, है कि नहीं, अभी मत देखो क्यों ये चीज लिखी हुई उधर पे, दोनों एक साथ मत देखो, जब देखना हो तब देखो। आम की गुठली लगाई, अब आम का पौधा होगा तो 5-6 साल बाद में अच्छी फ्रूटिंग हो। तो जुवेनाइल फेज का मतलब होता फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है लेट स्टार्ट होता है। कलम से पौधे तैयार होते हैं, ग्राफ्टिंग में होते हैं। नर्सरी में 2 आम लटक रहे पहले से, देखे तुमने, नर्सरी में गए तो 2 नींबू पहले ही लग रहे हैं उस पौधे। कहने का मतलब उसमें ये अच्छा फायदा है इसका, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अच्छा फायदा है कि आपको ज्यादा साल तक वेट नहीं करना पड़ता। खेत में 2 साल में आपके अनार आना स्टार्ट हो जाए। ये अनार लगाओगे तो 5 साल बाद में आएंगे तो किसान को नुकसान, तो वो उसका अच्छा फायदा है, ये इसका नुकसान। इसी तरीके से इनका जो होता है बिग स्टेचर, जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं इनका जो है बिग स्टेचर हो। बिग स्टेचर का मतलब क्या होता है, आकार। स्टेचर का मतलब है आकार। बीज से तैयार किए हुए पौधे बहुत बड़े होते हैं भाई, तुमने गांव में देखा होगा। और ये होते हैं इनका स्मॉलर इन स्टेचर, स्मॉलर इन स्टेचर, अर्थात इनके पौधे इतने बड़े होते ही नहीं। बीजू पौधे गांव में तुमने देखे होंगे आम के पहाड़ जैसे प्लांट, अभी धीरे धीरे खत्म हो रही वो तो बायोडाइवर्सिटी, लेकिन अगर बीज से पौधा तैयार करोगे तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आपने कटिंग से प्लांट तैयार किया है तो ज्यादा बड़े नहीं होते, पौधे बहुत छोटे छोटे रहते हैं। छोटे रहते तो अच्छी बात, ज्यादा पौधे आते हैं 1 हेक्टर में। और बड़े पौधे रहते हैं तो तुमको ऊपर चढ़ के फिर आम तोड़ना पड़ता है। आजकल के लड़के तो फिर भी ठीक ठीक चढ़ लेते होंगे, पहले हम तो बहुत चढ़ रहे थे, मैं तो आम के ऊपर बहुत चढ़ता। अभी भी हम तो गाँव में जाते हैं चढ़ जाते हैं आम के पेड़, बड़े हैं तो चढ़ते हैं। आने वाले टाइम पे लड़के ये जो फोन चला रहे हैं चढ़ जाएंगे। अभी गांव के अंदर तुम देखो लड़के सब फोन, आए दिन फोन ऑन 24 घंटे। इन्होंने फिजिकल तो ये गेम खेलना तो फोन में खेलते, दिक्कत। मैं तो एक बार बेर के पेड़ से गिर गया नीचे, इतना खतरनाक गिरा कि मरते मरते बच गया। हमारे गांव में एक बेर का प्लांट था, बहुत सारे होते हैं, अब तो वो पेड़ रहा नहीं, तो मैं ठेठ आसमान से गिरा। ये पेड़ था इतना बड़ा, कम से कम 2 मंजिल का मकान होता है, उतने बड़े पेड़ से गिर गया। तो हुआ यूं, ये हैं चढ़े, बेर के पेड़ पर नहीं चढ़ते क्या, तुम आप जानते हो, तुम खूब चढ़े। कांटे तो होते हैं लेकिन कांटे तने पे नहीं होते, कांटे आगे के जो, हाँ अभी बताता हूँ देखो तो सही। तो ऐसा कि ये सच बता रहा हूँ, इसमें कोई मेल मिलाप नहीं। एक्चुअली कांटे होते हैं लेकिन बेर पे चढ़ सकते हैं। मैं बेर पे बैठे रहते थे आधी दूर, अलग अलग तरीके के बेर की प्रजातियां होती, गाँव में तो खूब बेर खाए। तो ऐसा हो, ये बेर बहुत बड़ा था, 1 मंजिल 2 में, कम से कम 30-40 फीट ऊंचा पेड़। तो अब हम 3 जने बेर खाने गए। मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मैं, मेरे अंकल जी का लड़का जगदीश और उसकी सगी बहन जिसका नाम था गणी, तीनों बेर खाने के लिए गए। वो दोनों सगे भाई बहन, मैं थोड़ा दूर। हम तीनों गए तो मैं थोड़ा बदमाश था, छोटा चड्डा पहन रखा, नाड़ा घुमाते घुमाते ऐसे गया। अब गए तो गणी हम सबसे बड़ी थी, गणी बड़ी थी, जगदीश मेरे से बड़ा, मैं छोटा था। अब हम गए तो अब वो गणी, जगदीश कहो मैं चढ़ू ऊपर, तो गणी ने इशारा किया तुम चढ़, इसको चढ़ने दे इसको। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो वैसे कुचारी आदमी था, मैं चढ़ गया तुरंत। मैं चढ़ गया ऊपर ठेठ यहाँ, ये मैं
अब ये मेरे को दोनों नीचे खड़े, दोनों नीचे, मैं तो ऊपर चला गया, ये दोनों नीचे गणी और ये दोनों जगदीश और गणी। ये मेरे को बोले कि थोड़ा आगे और, थोड़ा आगे और, मैं वहां तो चढ़ गया, थोड़ा आगे। अब मैं थोड़ा आगे के चक्कर में आगे गया, तो जैसे ही इस डाली को पकड़ा तो ये डाली टूट के हाथ में आ गई और मैं डाली के साथ नीचे। अब मैं यहाँ नीचे आया तो भगवान की कृपा से ये शाखा यहाँ पे थी, थैंक गॉड कि ये था यहाँ पे, मैं इसके ऊपर अटक गया ऐसे। अब मैं इस ब्रांच के ऊपर ऐसे झूलू, पेट के बल पे गिर गया, ऐसे झूलू यूं, इधर गिरूं तब तो बाढ़ है, थोर की बाढ़, थोर नहीं होती गांव में, और इधर गिरूं तो नीचे, तो 5-15 सेकंड रुका होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर गिरा नीचे। अब इधर गिरा तो ये दोनों तो देख ही रहे, और अब इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं ये जैसे ये नीचे गिर गया, अब मैं पड़ा हूं मरने जैसा हो गया, अधमरा, छोटे थे तो अधमरा सा हो गया। ये इन्होंने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, दोनों बेर तोड़ रहे, वो शाखा भी आई थी डाली साथ में, बेर तोड़ रहे, इन्होंने थोड़ी देर बाद में देखा, इन्होंने देखा और यार बोल ही नहीं रहा, कहीं मर तो नहीं गया, मेरी तरफ देखो तो मैंने आंखें फेरी ऐसे, तो फिर मेरे पास में, और यार मर गया होगा तो क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे। दोनों मेरे पास में आए बोर लेके, पका पका थू खा ले, पका पका थू खा ले। अरे मैंने कहा बदमाश आदमी, मैं उसको समझे नहीं, फिर ऐसे फिर बड़ा मुश्किल से होश आए, और ऐसे तो बड़े पेड़ इतने होते थे कि आदमी गिरते भी थे। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा एक आम का पेड़ था, जिसको 4 लोग पकड़ते तब आते, अभी जस्ट उसको काट दिया। लड़का है कृषि प्रवृक्ष, तो ऐसे में आम के पेड़ के ऊपर भी हम लोग चढ़ते थे, तो वो मजदूर के हिसाब से हमको चढ़ाते थे, तो हम आम के ऊपर आम तोड़ते थे, वो कहानी बाद में, अभी आगे पढ़ ले थोड़ी देर। इसी तरीके से इनमें क्या फर्क और होता है, पौधे तो बड़े होते ही हैं, बीजू पौधे बड़े होते हैं, वो पौधे छोटे होते हैं, और ये जो प्लांट होते हैं साथियों, इनके अंदर हम देखें तो इनकी लाइफ भी इनकी बड़ी होती, लॉन्ग लाइफ, मतलब ये कई सालों तक रहते हैं, एक बार लगा दो 50 साल 100 साल तक बीजू पौधा रहता है, जबकि ये जो रहते हैं इनकी शॉर्ट लाइफ रहती है, 15 साल 20 साल तक इनकी जो है प्रोडक्टिव कॉमर्शियल एज रहती है, बाकी ज्यादा नहीं रहती। तो ये इतने सारे बेसिक से फर्क मैंने आपको बताए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज से ही प्रवर्धन होता है और कोई तरीका नहीं। अब इसके फायदे अपने हैं, इसके नुकसान अपने, अलग अलग तरीके से, फायदे भी हैं नुकसान भी। पपीता में और कोई तरीका नहीं है, केवल बीज ही तरीका है, तो उससे बीज से ही प्रवर्धन, तो फायदा है। कोकोनट नारियल में और कोई तरीका नहीं है, बीज से तो नहीं, तो उसमें प्रवर्धन किसे करते, कलम तो लगा नहीं सकते। इसमें कुछ पौधे ऐसे जैसे आपका केला, केले के अंदर बीज बनते नहीं, अपने म्यूसा पैराडिसिका में नहीं बनते, बाकी जंगली में तो बनते। अब बनते ही नहीं तो किससे करोगे, तो फायदा है। पाइनएप्पल में नहीं बनते तो फायदा है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने फायदे अपने नुकसान। तो अभी मैंने जो पढ़ा है उसको समराइज कर रखा है यहाँ पे, ये वही जो बातें मैंने बताई कि ये तो डाइवर्सिटी को इंड्यूस करता है, क्रिएट करता है, डाइवर्सिटी उसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्ट होती है। एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर ट्रू टू टाइप टू देयर मदर प्लांट, यानी मात्र पौधे के जैसे होते हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस है कि नहीं, तो उनके प्रति ये टॉलरेंट होते हैं, और ये सेंसिटिव और ससेप्टेबल होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं ऐसा ससेप्टेबल। इसी तरीके से जुवेनाइल फेज लंबी होती है और उसके अंदर छोटी होती है। इट टेक्स मोर टाइम टू फ्रूटिंग, वही बात होगी, जुवेनाइल फेज का मतलब ज्यादा टाइम लगता है, उसमें कम लगता है। पपीता, एसिड लाइम, फालसा, इनका कॉमर्शियल प्रोपेगेशन इसी से होता है। पपीता का कॉमर्शियल प्रोपेगेशन किससे होता है, सीड से होता है। एसिड लाइम का किससे होता है, सीड से। फालसे का किससे होता है, ये तीनों तो है इंपॉर्टेंट, बाकी नीचे वाले एक्स्ट्रा है सारे के सारे। मैंगोस्टीन, अरेका नट, कोकोनट, कॉफी, इनका भी सीड से ही होता है। तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे से अंतर हैं जो कि हम ध्यान रख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और
अब हम बात करने वाले हैं कटिंग के बारे में। तो साथियों, असेक्सुअल प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधियां तो इंपॉर्टेंट है, विधियां इंपॉर्टेंट। तो जो असेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर कटिंग हम पढ़ेंगे, लेयरिंग पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले है कटिंग। क्या है बच्चों? कटिंग। तो कटिंग का मतलब होता है कलम। किसी भी प्लांट का कोई पार्ट काट करके दूसरी जगह पे हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं, उसे हम लोग कटिंग कहते हैं। जैसे कोई प्लांट, इस प्लांट का कोई भी पार्ट हमने कट किया और उसको हमने मिट्टी में ले जाकर के लगा दिया, उसे हम लोग कटिंग बोल रहे हैं। स्टेम को काटा, एक सर्टेन इसकी लंबाई हो सकती है, उसको हम मिट्टी में ले जाकर लगा देंगे, जड़ें फूट जाएगी, नया पौधा बन गया। अगर आप लोग इस प्लांट की लीफ को ले जाकर के कहीं लगा रहे हो, उसे हम लोग लीफ कटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ कटिंग। पत्ती को काटेंगे तो लीफ कटिंग। अगर आप रूट को कहीं काट करके दूसरी जगह लगा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? रूट कटिंग। तो लीफ कटिंग और ये आपके सामने जो है रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या लिख रहा हूं? रूट कटिंग। अगर आप लोग इसके तने को कहीं काट करके ले जाते हो, इस तने को, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग। ये आप लोग सभी बातें जानते हो हल्की फुल्की सी। पत्तियों में ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, है कि नहीं? जैसे पत्थर चट्टे का देखा, नहीं देखा तुमने? ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ये जो है इनमें पत्ती ही हम लोग जो है, जैसे स्नेक प्लांट होता है, स्नेक प्लांट, इनके अंदर हम जो है ये पत्ती को ही मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। पत्ती को ही हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया, नमी अच्छी है तो वहीं से एक पत्ती से बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइलम होता है, इसका प्रोपेगेशन किससे होता है? लीफ से। एक पत्ती से देखो 10 20 30 पौधे तैयार हो गए। जड़ कलम, रूट कटिंग, ये किसी में, ये भी किसी में ज्यादा कॉमर्शियल नहीं है, बोगनविलिया में करते हैं। तो ये बोगनविलिया क्या ब्रायोफाइलम में करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जड़ कलम सिट्रस में ले सकते हैं, सिट्रस, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, या फिर आपका एप्पल पियर। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमर्शियल किसी में भी नहीं। स्टेम कटिंग बड़े काम की चीज है। स्टेम कटिंग में क्या होता है बच्चों? ये छोटा क्यों नहीं आ रहा? क्या बात है। तो स्टेम कटिंग में क्या होता है बेटे? ये लो, अब ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हमने ये पौधे की बहुत सारी शाखाएं आ रही, अच्छा पौधा होता है, उसको मदर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर प्लांट। ओरिजिनल वैरायटी को मदर प्लांट। मदर प्लांट के अंदर हमने क्या करा, लगभग साल भर पुरानी कोई भी शाखा है, 1 साल 1.5 साल पुरानी ब्रांच है, उसको हमने काट करके जो है फिर हमने दूसरी जगह लगाते हैं, उसको कहते हैं हार्डवुड कटिंग। क्या कहते हैं? हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग अर्थात कटिंग जो होती है, अब हम स्टेम कटिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कटिंग 3 तरीके की होती है, लीफ कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग। पत्ती को ले रहे हैं तो लीफ कटिंग, रूट को ले रहे हैं रूट कटिंग, तने को ले रहे हैं तो स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग 4 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहला है हार्डवुड कटिंग। अगर आप इसकी 1-1.5 साल पुरानी ब्रांच को कट कर रहे हो, अगर आप लोग इसकी कोई सेकेंडरी ब्रांच को ले रहे हो जो ज्यादा पुरानी नहीं है, जो 6 7 8 महीने पुरानी है, उसे कहते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। क्या कहते हैं? सेमी हार्ड वुड कटिंग, यानी कि अर्ध कठोर कास्ट कलम। क्या कहते हैं? अर्ध कठोर कास्ट कलम। कोई बात नहीं। सिमिलरली अगर आप इसके ऊपर कोई छोटी सी ब्रांच है आगे आगे की, जो 3-4 महीने पुरानी है, उसको ले रहे हो, उसको कहते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग को कहते हैं कोमल कास्ट कलम। ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी बनती नहीं, हार्डवुड नहीं बनती, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें, उनको हर्बेशियस कटिंग उनमें काम में लेते हैं। एक और होती है जिसको कहते हैं हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है 4 तरीके की कटिंग होती है। हम इनकी लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो लंबाई जो जनरली जो हार्डवुड कटिंग होती है
ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये 7 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये भी लगभग 7 to 15 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। कितनी पुरानी होनी चाहिए, कितनी इनकी एज होनी चाहिए, यूं कहें हार्डवुड कटिंग 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। कितनी पुरानी शाखा को हम लेते हैं तभी तो हार्डवुड कठोर बनेगी कास्ट। सेमी हार्डवुड कटिंग 6 to 9 मंथ ओल्ड होनी चाहिए लगभग। सॉफ्टवुड कटिंग 3 to 5 मंथ ओल्ड, और हर्बेसियस कटिंग तो 1-2 महीने पुरानी होती। समझे बच्चों? क्या बात। अब एग्जाम्पल है 2-4। हार्डवुड कटिंग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इंपॉर्टेंट है हर्बेसियस कटिंग। ये 2 कटिंग है इंपॉर्टेंट। हार्डवुड कटिंग से जो प्रोपेगेशन सबसे फेमस होता है वो आप लोग कैसे याद रखोगे? ऐसे। एक तो हार्डवुड कटिंग से होता है प्रोपेगेशन ग्रेप के अंदर, ग्रेप के अंदर इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका पोमग्रेनेट में, पोमग्रेनेट के अंदर, और एक होता है अंजीर में। मेन तो ये 3 है। बाकी गुलाब में भी करते हैं, गुलाब की देसी जो किस्में होती है रोज की देसी प्रजातियां उसमें। तो एग्जाम में तुम्हारे प्रश्न ये आएगा कि कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड कौन सी किसी पर्टिकुलर फ्रूट की। तो ग्रेप में भी कॉमर्शियल है, फिग में भी कॉमर्शियल है, पोमग्रेनेट में भी कॉमर्शियल है, रोज में कॉमर्शियल है, गुलाब में टी बडिंग क्या करते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग जनरली काम में लेते हैं आंवला के अंदर। एग्जाम में नहीं आएगा आंवला, गुआवा, मैंगो एटसेट्रा, सिट्रस आदि, ये एग्जाम में आता नहीं। नींद आ रही क्या तुमको? नींद आ रही? किस किस को नींद आ रही? नींद आ रही, शाबाश। मेरे को भी नहीं आ रही। दूसरा, सॉफ्टवुड कटिंग हम लोग एक तो एप्पल वगैरह इनमें ले सकते हैं, एप्पल लेकिन कॉमर्शियल नहीं है। एप्पल हो गया, पियर हो गया, या फिर जैस्मिन, बोलो चमेली, चंपा, ये सभी एक ही तो होती है। चंपा, चमेली, मोगरा, जूही, ये एक ही बात। चंपा, चमेली, मोगरा, जूही, जैस्मिनम स्पीसीज। हर्बेसियस कटिंग के अंदर एक क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, एक तो क्राइसेंथेमम गुलदाउदी और कार्नेशन, इनमें हर्बेसियस कटिंग लेते हैं। हर्बेसियस कटिंग को कई बार आप लोग टर्मिनल कटिंग कह दो तो दिक्कत नहीं। पौधे के ऊपर ऊपर भागे वाले काट को छोटे से काटी है कलम, छोटे से काटा कलम। आजकल तो गेंदे में भी कलम लगती है, तुम्हें पता ही नहीं। मेरीगोल्ड होता है मेरीगोल्ड, उसकी भी कटिंग के प्लांट लगते हैं। अब क्वेश्चन है, जेट का क्वेश्चन बताता हूं। देखो पिछले साल कि प्रश्न आया कि कौन सा जो है एक तरीके से स्टेम कटिंग नहीं है, कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टेम कटिंग। ऑप्शन था हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और रूट कटिंग। रूट कटिंग तो रूट कटिंग इटसेल्फ, और ये ऐसा प्रश्न है। लेकिन बच्चे क्या पता हूँ, वो तो पढ़ते हैं जड़ कलम, तना कलम। ऑप्शन मैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों बताता हूँ सभी बैच में। तो मैंने कहा हिंदी याद मत रखो, अंग्रेजी याद रखो। उसमें यूं था हार्डवुड कटिंग, ये कटिंग है, बच्चों को समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे तो 12वीं के बाद में पता नहीं रहता है। तुम तो क्या पढ़ते पढ़ते को पता तो तुमको भी कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि वो फिर भी सीख जाते काफी सारे बात। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है। कलम होती है इस तरीके से 3 प्रकार की, लीफ, रूट, स्टेम। स्टेम कटिंग फिर 4 प्रकार की, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेसियस कटिंग। एग्जांपल वो याद रखने चाहिए कटिंग में। अब मैं ऐसे बता देता हूं, है कि नहीं? लिखता हूं तो डबल टाइम लगता है, नहीं लगता क्या? ये मैंने वही चीजें सब बता रखी है आप। हार्डवुड कटिंग ग्रेप में, फिग में और पोमग्रेनेट में कॉमर्शियल है, वही है। और सेमी हार्डवुड कटिंग फेमस नहीं है, तो फेमस है वो हर्बेसियस कटिंग। अब जब हम कलम लगाते हैं तो कलम लगाते समय भी बहुत छोटी छोटी सावधानी है जो पे हम लोड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता। सबसे फेमस जो क्वेश्चन आता है वो रूटिंग हार्मोन का आता है कि कलम में अगर टाइम पे जड़ नहीं फूट रही है तो हम लोग उसमें आईबीए काम में लेते हैं। बोलो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो कलम लगाओगे, कैसे लगाओगे? कलम को पहली बात तो ऐसे लगाते हैं, ये कलम लगाएंगे ऐसे। कटिंग का 3/4 जो पार्ट रहता है वो हम लोग मिट्टी में दबाते हैं, 2/3 पार्ट या 3/4 कलम का
3/4 का मतलब 3/4 भाग हम मिट्टी में दबा देते हैं और ऊपर का कट ऐसा तिरछा लगाते हैं। तिरछा ऊपर का कट लगाने के पीछे 2-3 कारण है। ऊपर का कट तो लगाते हैं यूं, नीचे का कट लगाते हैं यूं, ऊपर का तो यूं और नीचे का यूं, मतलब नीचे का तो सीधा और ऊपर का तिरछा। ऊपर का तिरछा लगाने के पीछे एक सीधा लॉजिक तो यह है कि जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट से हमने इस कलम को लिया, ये कलम है, यूं लिया और मैंने इसको यूं लगा दी, पता ही नहीं रहता भाई 1000 2000 5000 कलम एक साथ लगाते हैं नर्सरी वाले। तो आपने किसी भी प्लांट से कलम को काट के लाए, ये कलम लिया है, ये कलम ऐसे लाया, मैं इसको काट के यूं, एक जैसी मोटाई होती है, पेंसिल थिकनेस होती है, पता ही नहीं रहता, यूं लगा दिए बहुत सारे, पता ही नहीं। तिरछा कट से एंगुलरिटी का पता चलता है, तिरछे वाले भाग को ऊपर लगाते समय ध्यान रहता है कि ये तिरछा ऊपर रहेगा। फिर कोई बारिश वारिश होती है तो बूंद बूंद पानी के नहीं रुके, नीचे गिर जाती है, नहीं तो नमी आती है, फंगस लगता है, सड़ जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि भी कलम में जो जड़ फुटान होती है, रूटिंग, उसके लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? आईबीए मार्केट में अलग अलग नाम से मिलता है, सेरोडेक्स, रूटेक्स, रैपिड रूट, क्विक रूट, ये दो नाम बहुत कॉमन है। रूटेक्स से तो पता चल जाता है रूटिंग का, सेरोडोक्स से पता नहीं चलता, सेरोडेक्स के नाम से भी मार्केट में मिलता है। 2000 से 5000 पीपीएम का विलियन बनाते हैं। एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा विलियन कैसे बनाते हैं। 1 ग्राम मटेरियल को अगर आप 1 लीटर पानी में मिलाते हो तो 1000 पीपीएम बनते हैं। 1 ग्राम को अगर आप लोग ऐसे देखो वापस, 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो 1 पीपीएम बनता है। क्या बनता है? 1 मिलीग्राम को 1 लीटर में 1 पीपीएम। 200 मिलीग्राम को 1 लीटर में कितना मिलेगा? 200 पीपीएम। 200 पीपीएम 1000 मिलीग्राम को, यानी कि 1 ग्राम को 1 लीटर में मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 1000 पीपीएम। तो कहने का मतलब 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो 1000 पीपीएम। तो हम 2 ग्राम को मिला रहे हैं, कितने को? 2 ग्राम को 1 लीटर में मिलाते हैं तो 2000 पीपीएम बन जाता है। फिर उसमें डुबो, कलम को डुबो और फिर खेत में लगा, जल्दी जड़ फूटती है उससे। बॉटम हीट टेक्निक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। बॉटम हीट टेक्निक का मतलब, बॉटम का मतलब तो होता है नीचे, हीट का मतलब होता है गर्म करना। नीचे से गर्म करने को हम क्या कहते हैं? बॉटम हीट। नीचे से गर्म करने को मतलब हर किसी चीज को नहीं गर्म करना, ऐसा है। ये जैसे कि कोई भी एक छोटा सा टब है या कोई भी जो है इस तरीके का जुगाड़ बना रखा देसी टाइप, इसमें मिट्टी भरी रहती है। देखो नर्सरी में जो रूटिंग होती है ना, रूटिंग, कलम में जड़ फूटती है, उसके पीछे कई तरीके की बातें होती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब मायने रखते हैं। टेम्परेचर अगर अनशंट बहुत ज्यादा 40-45, जड़ फूटेगी नहीं 3 महीने तक, 4 महीने तक। टेम्परेचर अगर कम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो भी जड़ नहीं फूटती। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो सर्दी के मौसम में जब दिक्कत आती है, टेम्परेचर कम रहता है तो जड़ें नहीं फूटती है। तो ये आईएआरआई के 2 साइंटिस्ट थे, आईएआरआई न्यू दिल्ली, एक का नाम तो था रेड्डी एंड मजूमदार। 2 नाम है, रेड्डी एंड मजूमदार। मजूमदार। तो रेड्डी ने और मजूमदार ने आईएआरआई में मैंगो के अंदर ये टेक्निक डेवलप की, आम के अंदर 70 काफी टाइम हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस, जैसे पानी गर्म करते हो ना रोड से, वैसे इसमें हम लोग इसको कलम, ये नीचे वाला माहौल गर्म, मिट्टी रहती है उसको गर्म रखते हैं, इसमें फिर कलमें लगाते हैं ऐसे। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ±2, यानी लगभग 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें मेंटेन रखते हैं, उससे जड़ें जल्दी फूटती। तो बॉटम हीट टेक्निक रेड्डी और मजूमदार ने डेवलप की, कटिंग से संबंधित है, कलम से, इतना ही याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आम में डेवलप की थी, बाकी आंवला गुआवा किसी दूसरे में कर दो तो ये टेक्निक यूं मना नहीं करते कि भाई इसमें क्यों कर रहा हूं मैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, बेसिक है, ध्यान रखना। यही आता है ज्यादातर तो आईबीए, जो कि तुम पहले से जानते हो, खूब पढ़ा हुआ है।
तो हमने कुछ पढ़ा क्या अभी? ये वही कटिंग है, रूट कटिंग अब आ रही है, वही रूट कटिंग है। रूट कटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, सिट्रस, ब्लैकबेरी वगैरह। और लीफ कटिंग ब्रायोफिलम बिगोनिया में करते हैं। अब एक चीज और है, ये थोड़ा सा नया शब्द है, मिस्ट चैम्बर, ये आ जाता है कई बार। मिस्ट चैम्बर का मतलब जो रहता है, आर्द्रता अच्छी रहती है इससे। मिस्ट चैम्बर का मतलब ऐसे पुली हाउस टाइप में छोटा सा चैम्बर रहता है। तो जब जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फूल वाले पौधे नहीं है, तो इनमें जड़ें जल्दी फूटती है। तो इसमें क्या ऊपर से छोटे, मिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी फुहारें पानी की चलती रहती है, नमी खूब रहती है। तो ये कटिंग में ही काम में लेते हैं। मिस्ट चैम्बर जो होते हैं वो कटिंग लगाते हैं, कलम लगा दी पूरे में, कलम लग रही है, फिर उसमें मिस्ट का मतलब छोटी छोटी फुहारें चलती रहती है, जैसे पोली हाउस में चलती है, बस आर्द्रता मेंटेन रहती है, उससे जड़ें जल्दी फूट है कि नहीं। तो ये मिस्ट चैम्बर आ सकता है। इसके आगे तुम लोग लिख दो प्री पिच, ताकि तुमको यूं रहे याद रखना। तो ऑर्नामेंटल प्लांट जो या लीफी प्लांट्स होते हैं उनमें रूटिंग के लिए मिस्ट चैम्बर काम में आते हैं। मिस्ट चैम्बर का मतलब नमी के लिए ऊपर से छोटी छोटी फुहारें चलती रहती है। साथियों, अब है लेयरिंग। लेयरिंग कुछ नहीं होती, लेयरिंग कुछ नहीं। अब लेयरिंग में जितना बताएं उतना कम है, और बताएं क्यों जब इंपॉर्टेंट नहीं। लेयरिंग के अंदर कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट की ब्रांच को हम लोग ऐसे झुकाएंगे, मिट्टी में दबा देंगे। ये हमने मिट्टी में दबा दी। जिस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग सॉइल के अंदर दबा रहे हैं, वहां से हम लोग हल्की सी क्या करते हैं, छाल को उतार देते हैं। उतार के हमने जरूरत पड़े तो यहाँ आईबीए और लगा दो, अगर आईबीए काम मिले तो जड़ें जल्दी फूट जाएंगी। तो इसको फिर मिट्टी में दबा दिया हमने, जैसे इसमें रूटिंग हो जाए काट लो, नया पौधा बन। सिंपल लेयर, सिंपल लेयरिंग, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर इसी पौधे को आप लोग एक से ज्यादा बार झुका पा रहे हो, ऐसे एक से अधिक बार झुका देते हैं, जो पौधे सॉफ्ट हो 2 बार झुका दिया, जड़ें फूट गई यहाँ पे और यहाँ पे, इसको यहाँ से काट लो, इसको यहाँ से काट लो, तो 2 पौधे तैयार हो गए नहीं हो? अरे समझ लो क्या, हल्का सा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें एक ही पौधा तैयार हो, इसको 2 बार 3 बार जितनी झुका सकते हो उसे झुका दो। यहाँ काटेंगे एक पौधा, यहाँ से काटेंगे दूसरा पौधा। इसको कहते हैं कंपाउंड लेयरिंग। क्या कहते हैं? कंपाउंड। सांप की तरह चलती, इसलिए इसको सरपेंटाइन लेयरिंग भी कह रहे हैं, सांप के जैसे। टिप का मतलब प्लांट के टिप पोर्शन को दबाते हैं ऐसे। टिप का मतलब प्लांट के ये पूरे टिप पोर्शन को आगे दबा दी, यहां से प्लांट इमर्ज हो जाता है ऐसे। तो टिप लेयरिंग भी होती। ट्रेंच का मतलब खाईदार, खाई खोदते हैं, उस खाई के अंदर पूरी ब्रांच को इसमें बुरीड कर देते हैं। जैसे ये है, पूरी खाई खोदी और पूरी ब्रांच को इसमें दबा दिया ऐसे। जहां जहां पर इसमें नोड है, छाल को भी हटाते हैं कई बार, वहां से प्लांट इमर्ज होता है। इन 4 में से एक भी मेथड इंपॉर्टेंट नहीं, इन 4 में से एक भी एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि किसी में भी कॉमर्शियल नहीं है। सिंपल लेयरिंग आप चाहे तो सिट्रस में कर दो, अमरूद में कर दो, गुआवा। सरपेंटाइन लेयरिंग जो मस्केडाइन ग्रेप होता है देसी टाइप का, उसमें कर लो। टिप लेयरिंग ब्लैकबेरी, रसबेरी। ट्रेंच लेयरिंग एप्पल, पीयर, पीच या फिर चेरी, इनमें कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं आता। इन 4 में से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों नहीं? कॉमर्शियल नहीं, एक भी कॉमर्शियल नहीं। 2 विधियां बड़ी काम की है बच्चे लोग। टाइम तो होता जा रहा है, टाइम होने दो, थक थोड़ी से होते हैं। अगली जो मेथड है उससे हम लोग कहते हैं माउंट लेयरिंग। क्या कहते हैं? एक माउंट लेयरिंग और पढ़ लेते हैं। माउंट लेयरिंग को स्टूल लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टूल लेयरिंग। इसी को स्टूलिंग भी कहते हैं, स्टूलिंग। इसी को कहते हैं गुटी, गुटी दाब या गुटी। माउंट लेयरिंग बड़ी काम की चीज है। 2-3 मिनट और बस, तब तक सोना मत। गुटी नहीं, गुटी किसने लिखा था? गुटी नहीं, उसको मैंने ये लिखा डेरी दाब पायल, डेरी दाब लिखा, गुटी नहीं डेरी दाब। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी अच्छा पौधा है उसको कहते हैं मदर प्लांट। क्या कहते हैं? मदर प्लांट कहते हैं ऐसे। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती बहुत है नहीं, टाइपिंग मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत। इसमें क्या है, ये कोई भी मदर प्लांट है। मदर प्लांट का मतलब होता है ओरिजिनल अच्छा पौधा।
अमरूद की कोई किस्म बताओ देखे, जैसे इलाहाबाद सफेद, क्या है ये? मदर प्लांट है। अच्छा, ऐसे कैसे बहुत सारे पौधे तैयार करने, तभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस पौधे को पूरे को काट दो नीचे से, हल्का सा ट्रंक रखो, बाकी पूरे को हम काट देते हैं। काट दिया। अब इस काटा हुआ तो इसको थोड़ा जूम करो यार। ये हमने इसको काटे हुए पौधे में पानी देते रहना, पानी को बंद नहीं किया हमने, सिंचाई चालू। सिंचाई चल रही तो गांव में आपने देखा होगा जब किसी पौधे को काट देते हैं तो फूटता रहता है चारों तरफ से। अरे देखा तुमने, जब किसी पौधे को हम काट देते हैं तो चारों तरफ से फूटता रहता है, फूटता रहता है। एक पौधे के 10 20 25 स्प्राउट्स निकलते रहते हैं। एक ही प्लांट के चारों तरफ खूब सारे पौधे निकल गए, काफी है। अब हमने क्या किया, जब ये 1.5-2 फीट के हो जाते, इतने इतने हो गए, हमने क्या करना है, हमने यहां से इसकी हल्की हल्की सी छाल को उतारना है। हमने यहां से बार्क को रिमूव कर दिया, फिर इसके ऊपर अच्छी खासी मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और गोबर के खाद को लपेट देते हैं, इसे लेप कर देते हैं। इसको ढेर लगाना, ढेरी दाब, ऐसे कर दिया। महीने 2 महीने रहने दो, 1.5 महीने 2 महीने। जहां से हमने छाल हटाई वहां आईबीए यूज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जड़ें फूट जाती है, जड़ें फूटे तो इस मिट्टी को हटा करके, फिर जैसे इस पौधे को हम जूम करके इधर देख रहे हैं, ये जैसे कोई भी ट्रंक था, इसके ऊपर ये आपकी ब्रांच, ये ब्रांच ऐसे है। हमने यहां से छाल उतारी थी, जहां से छाल उतारी वहां पे जड़ें फूट गई। ये तो हमने मिट्टी डाल रखी है, ये जड़ें फूट गई। जड़ें फूट गई तो फटाक से काट कर अलग कर, पौधा तैयार हो गया। तो कम से कम समय में बहुत सारे पौधे तैयार हो। अब इस ट्रंक का तो कुछ बिगड़ा भी नहीं, वापस फूटेगा, वापस फूटता रहेगा, तो साल भर पौधे तैयार होते हैं। ये मेथड कॉमर्शियल है गुआवा के अंदर, गुआवा के प्रोपगेशन की कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल। याद रखना पड़ेगा कि अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? नॉन लेयरिंग। क्या ध्यान दे जाओ भाई, ऐसा अपने हो ध्यान, काफी है क्या? Guys, is it enough for today? नहीं, कौन सी लास्ट में? एयर लेयरिंग की 25। ठीक है, फिर एयर लेयरिंग में तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी उसने बताया भी था गंगानगर में। तुम्हारे गंगानगर से हो तुम? दूसरा, एयर लेयरिंग बड़ी अच्छी विधि, क्या बात है, मजा आ जाता है उसमें। बोलो एयर लेयरिंग कुछ नहीं होती, बोलो कुछ भी नहीं। इसके अलग अलग नाम बोलो, मार्कोटेज, क्या बात। इसी को हम लोग कहते हैं चाइनीज लेयरिंग। क्या कहते हैं? चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं, कह दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग गुटी दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटी दाब या गुटी कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी अंग्रेजी एक ही बात। अब हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें प्लांट को ऐसी ब्रांच जिसको हम झुका नहीं सकते हैं, उसमें हम हवा में ही लेयरिंग कर देते हैं। ऐसे जितने भी लेयरिंग की मेथड है ध्यान रखना, सबके अंदर हम पेंसिल थिकनेस ही ले रहे हैं तना। ऐसा नहीं तुम ऐसा बड़े को पकड़ कर झुका रहा हो उसको सिंपल लेयरिंग, ऐसे को झुकता थोड़ी है क्या है? तो पेंसिल थिकनेस है ये इसी में। अब इसमें ये कोई भी प्लांट था, ब्रांच है, हमने इसकी ब्रांच को यहां से छाल को उतारा। छाल उतारने के बाद में हम गांव में तो क्या करते थे, वो जगदीश और हम वही वाला, हम क्या करते थे, ये कोई बीमार हो जाता आदमी, फिर बोतल चढ़ती है ना वो, तो फिर वो बोतल होती, तो हम ऊपर वाली जो ब्रांच होती है उस पर बोतल लटकाते, उसमें नली भी साथ में आती, उसमें कम ज्यादा करने का भी आता, तो हम टिप टिप करके जो है उससे पानी चलता रहता है। यहाँ गोबर की खाद और मिट्टी लपेट देते हैं, तो वो गीला रहता है। गीला रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ सूखा तो सूखने के बाद में रूटिंग नहीं हो सकती। इसीलिए आजकल कॉमर्शियल में तो कोई हजारों पौधे तैयार करते, एक तो करते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग स्पेगनम मॉस ग्रास काम में लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? स्पेगनम मॉस ग्रास। बहुत मिलती है मार्केट के अंदर, यहाँ मिलेगी तो मैं तुमको ले आऊंगा। देखिए तुमने किसी ने स्पेगनम मॉस, सूखी सी मिलती है, उसको भिगोया, भिगो करके हम लोग ऐसे लपेट देते हैं। इसके हमने स्पेगनम मॉस ग्रास को भिगो के लपेट देते, ऊपर से पॉलीथीन बांध देते हैं। दो ढाई महीने, 1.5 महीने में जड़ फूट जाती है। यहाँ इसको काट के अलग कर लो, पौधा का पौधा तैयार हो गया। स्पेगनम मॉस ग्रास ही क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है,
ये ज्यादा होती है कैपेसिटी, ये ज्यादा होती है, इसीलिए स्फिंक्टर मोस्ट गैस शामिल है। ये काम आजकल मजदूर लोग इतनी सफाई से करते हैं कि तुम किसी अनार के बगीचे में चले जाओ, किसी लीची के खेत में चले, जैसे लीची, इसमें लीची में कॉमर्शियल मेथड है, लीची के अंदर ये कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल, तो लीची में कॉमर्शियल है पहली बात तो ये। गुआवा में इनमें भी करते हैं, गुआवा हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, इतनी सफाई से करते हैं जैसे किसी अनार के खेत में तुम गए, एक एक पौधे पे 10-10 एयर लेयरिंग कर रखी, तुमको पता नहीं चलेगा जब तक तुम ढंग से नहीं देखो, क्योंकि अभी बहुत स्मूथली हो गया काम। हल्का सा कट लगा है, स्फिंक्टर मोस्ट गैस को रखा और पॉलीथीन से बांध दिया, ज्यादा दिख भी नहीं रहा, ना ही पहले क्या इतना लंबा चौड़ा बांधते थे यूं ऐसा, अब ऐसा नहीं रहा, बहुत स्मार्ट काम हो। एग्जाम में ये दोनों ही आएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। अभी एआरओ के एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का प्रश्न है कि माउंट लेयरिंग को हम ये भी कहते हैं स्टूल लेयरिंग, क्या कहते हैं? जब एआरओ में आया तो तुम्हारा प्रीपीटी में क्यों नहीं आएगा, समझे? तो ये दोनों लेयरिंग की चीजें। एक शब्द होता है इटियोलेशन, इटियोलेशन, इटियोलेशन कुछ नहीं होता है, कटिंग में और लेयरिंग में जो ये जितनी भी जड़ फूट रही है सभी डार्कनेस में फूट रही, डार्कनेस, हमने जहां अंधेरा नहीं है वहां पे अंधेरा किया है, अंधेरे में ही जड़ फुटाना होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो डार्कनेस में रूटिंग होती है उस प्रोसेस को हम लोग इटियोलेशन कहते हैं। ये एक सिद्धांत है, कहते हैं एग्जाम में नहीं आता, ये जड़ में, कलम में यानी कटिंग में और लेयरिंग में जड़ फुटाने का मुख्य सिद्धांत है। तो डार्कनेस में जो रूटिंग होती है उसे हम लोग इटियोलेशन। तो हमने कुछ पढ़ा क्या? बोलो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं पढ़ा बच्चों। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सेव करना पड़ता है। सेव से पहले क्या बात, लिखते नहीं है तो क्लास कितनी लंबी होती है। तुम वो एक्सटेंशन में भी तुम लोग लिखते हो क्या? तो तुम मेरे सब्जेक्ट में क्यों नहीं लिखते हो पागल?